हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बच्चे यहाँ पर पेज नंबर 76 ओपन करेंगे सही बच्चे? पेज नंबर 76 क्या कर रहा है? इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इन्वेंट्री लेवल। सोनल, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? इन्वेंट्री जानती हैं आप? नो सर। इन्वेंट्री इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक, और स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स। कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो अकाउंटिंग ईयर के एंड तक उसको सेल नहीं कर पाता है, तो जो सामान बिना बिका हुआ रह गया, सिंपल में समझो, the value of unsold goods lying in a business concern at the end of the current year, it is called closing inventory. और अगर बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, इट इज कॉल्ड क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री। ये ओपनिंग क्लोजिंग समझ में आया बच्चे? बताओ, कैमरा ऑन कीजिए बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। अनुराग, पल्लवी, बच्चे अगर कैमरा ऑन नहीं कीजिएगा तो फिर हम रिमूव कर देंगे। ओके, ये समझ में आया अभी जो बताए सोनल? यस सर। हाँ, कि ये पॉइंट क्या कर रहा है कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन्वेंट्री लेवल, यानी इन्वेंट्री लेवल जो होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना, उसके बाद में इसका इफेक्ट समझिएगा। तो ये जो अब चाहे मैनेजमेंट भी चैप्टर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये चैप्टर है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये चैप्टर है कि इन्वेंट्री लेवल मतलब क्या, ये किस तरह से, जैसे मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है, रीऑर्डरिंग लेवल होता है, ठीक है? तो किस प्रकार से क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर कोई चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन दिस मोस्ट सर्टेन दैट टू these two method, variable and absorption, दो मेथड है। कौन कौन है? variable and absorption will calculate different and amounts of income or losses for the same period of time, यानी एक निश्चित समय के अंतर्गत जब प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस में बताइए बच्चे, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये जो चेंजेस होता है प्रॉफिट लॉस में, वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री के लेवल से ही होता है कि अगर ज्यादा सामान बिक गया ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम सामान बिका तो कम प्रॉफिट हुआ। मींस कोई ना कोई प्रोडक्ट अगर सामान कम बिका तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स आपके पास में क्या है, अवेलेबल है, रेस्ट बच गया। पल्लवी? यस सर। बच्चे आप कैमरा ऑन कीजिए। जी सर।
2 minutes. आगे पढ़िए सोनल। Yes. It is the most certain that these two methods, variable and absorption, will calculate different amounts of income loss uh, uh, or loss for some periods of time, because in using them, different items are included in product cost, cost, inventory, and different amounts are expensed in the period. ओके ओके ओके, देखो इसमें होता क्या है, अभी प्रीवियस में हम पढ़े थे कि आप प्रीवियस चैप्टर 75 में पढ़ोगे तो वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दिया हुआ है ना। वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप लोग पढ़े हैं, जिसमें बता रहे थे फिक्स्ड दो कंपोनेंट था, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा, फैक्ट्री रेंट होगा, फ्यूल हुआ, गैस हुआ, वाटर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ, ये सब किस में जाता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाता है बच्चे ना। तो जो भी हम लोग वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़े हैं, तो उसी का इसमें बता रहा है कि दो आपका है, इन द मोस्ट सर्टेन दैट टू मेथड, दो मेथड है, एक वेरिएबल मेथड है, एक है क्या एब्जॉर्प्शन मेथड है, उसी को लेकर के। तो सवाल यह है कि प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज कब होता है, तो जनरली जब भी सामान आप ज्यादा बेचते हो तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और अगर सामान बिका ही नहीं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अभी क्या बताएं, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स लाइन इन अ बिजनेस कंसर्न एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, इट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो दो तीन पॉइंट इसमें फोकस करना है कि only when production and sales are equal in a period will there not be a difference between the income reported under these two method। ये समझ में आया कि प्रोडक्शन और सेल्स अगर दोनों इक्वल हो जाए, कि 5 लाख का सामान हम बनाए और 5 लाख में वो क्या हो गया, बिक गया। इस लाइन को पढ़िए तो अनुराग, सेकेंड पैराग्राफ जो है, only when production and sales are equal in a period, only when production and sales are equal is period will there not be a difference between the incomes reported under these two methods. This is because all of fixed factory overheads were expensed as a period cost under the variable method, and all the fixed factory overheads were sold and included in the cost of goods sold under the absorption method. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये एब्जॉर्प्शन मेथड में हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएबल में हो जाता है। ओके, तो यहाँ दो पॉइंट को अंडरलाइन करना है। एक तो जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड जो है, कुछ पार्ट, ऑल द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वेर सोल्ड एंड इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर द, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। all of the fixed factory overhead were expensed as a period cost, यानी जब हम सामान को बनाते हैं, उस सामान बनाने के समय में जो भी हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड होता है वो आपको वेरिएबल मेथड के अंतर्गत जाता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि सामान बना लिए और तब उसके बाद जो है, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस अनुराग, प्रोडक्शन ग्रेटर देन द सेल्स। If for production ग्रेटर देन द सेल्स, इसका क्या मतलब हुआ कि सामान आप ज्यादा बना लिए लेकिन बिका क्या, उतना नहीं बिका। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही तो इन्वेंट्री क्रिएट हुआ। yes, अगर हम सामान बना लिए, आप बेचे ही नहीं,
तो वो कहाँ जाएगा, वही तो इन्वेंट्री कहलाएगा। यस। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें दोनों पॉइंट को कर सकते हैं आप लोग ऐसे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ग्रेटर देन सेल्स। देखिएगा बच्चे, प्रोडक्शन ग्रेटर देन सेल्स, ये जो कंडीशन होता है इसी पे आपको इन्वेंट्री क्रिएट होता है, जिसको हम लोग इन्वेंट्री और स्टॉक भी कहते हैं। कि सामान आप बना लिए बहुत ज्यादा, बहुत सामान ये बनाए हैं, लेकिन वो उतना बिका नहीं, तो बच्चे क्या हो जाता है, ये देखो अब दिखाई दे रहा है, प्रोडक्शन ग्रेटर देन सेल्स मींस इन्वेंट्री इंक्रीजेस और स्टॉक इंक्रीजेस। ये होता है। और सेकंड पॉइंट है सेल्स, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है सेल्स ग्रेटर देन प्रोडक्शन, सेल्स ग्रेटर देन प्रोडक्शन। तो इस सिचुएशन में आपका जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री डिक्रीजेस। समझ में आया कि जब अगर मान लो 500 पीस हम मार्कर बना लिए लेकिन बिका 400 पीस, तो 100 पीस क्या हो गया, स्टॉक हो गया, यानी इन्वेंट्री हो गया ना। तो बचा हुआ सामान रह गया तो इन्वेंट्री ही हुआ बचे। यस सर। और अगर मान लो कि पिछले साल का भी क्लोजिंग स्टॉक था तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब कहोगे सर ये कैसे संभव है कि सामान हम ज्यादा बेच देंगे और बनाएंगे कम। तो इसमें कंडीशन क्या है कि हो सकता है वो प्रीवियस ईयर का कुछ बचा हुआ हो क्लोजिंग, तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा ना। मान लो 100 पीस मार्कर आपका पिछले साल का बचा हुआ था, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं या ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। और इस साल हम मान लो आपको 300 पीस बनाए यानी प्रोडक्शन किए, तो टोटल कितना प्रोडक्ट हो गया आपके पास में, 400 पीस। अब 400 पीस में आपका बिका कितना, 350 पीस सपोज। तो आप कह सकते हो इस कंडीशन में कि सर बनाए तो 300 पीस थे, ये देखो दोनों को समझो कुछ बढ़िया से, बनाए कितना थे 300 पीस और बेचे कितना 350 पीस ना, 350। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो यही कंडीशन है। तो लास्ट में है, अब जब इसको पढ़ोगे बच्चे, इसको पढ़िए, तो इसको सही बच्चे पढ़ के देखिए। तो इसमें तीन ही कंडीशन हो सकता है, प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स यानी एब्जॉर्प्शन इक्वल टू वेरिएबल, बोथ आर सेम। प्रोडक्शन इंक्रीजेस क्या, सेल्स, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस वेरिएबल। ये तीनों कंडीशन को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे। नोट कर लिए। लास्ट में प्रॉफिट इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे।
और ये तीनों पॉइंट, प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स, तो एब्जॉर्प्शन इक्वल टू वेरिएबल, प्रोडक्शन ग्रेटर देन सेल्स, एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सही बच्चे लिखेंगे इसको। द इनकम स्टेटमेंट, इसको नोट कीजिए पेज नंबर 77 में। द इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिख लिए सोनल? यस तो दोनों को देखिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। द इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और द इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सेल्स रेवेन्यू समझते हो कि जो मनी हमने उस सामान को बेच करके जनरेट किए, ओके। देखिए दोनों पॉइंट, अंडर एब्जॉर्प्शन costing we will calculate gross margin by subtracting all variable and fixed manufacturing cost। सर फिर से बोलिए ना, इतना स्पीड में कैसे लिखें? बुक है आपके पास? बुक है ना बच्चे? यस सर। बुक ही का बता रहे हैं, इसीलिए इतना स्पीड। आप लोग बुक को पेज को ओपन कीजिए, 77 नंबर पेज। सर बुक नहीं लाए सर, ऑफिस में है। तो ये इनकम स्टेटमेंट का रहा है कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग we will calculate a gross margin by subtracting all variable and fixed manufacturing cost। That is cost of goods sold। और जो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उसको ग्रॉस मार्जिन में से क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो आपको आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम।
पढ़ लिए बच्चे? तो इनकम स्टेटमेंट चाहे वो वेरिएबल कॉस्टिंग हो या चाहे वो क्या हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, कैसे हम लोग इनकम को फाइंड आउट करते हैं एक बार बोर्ड पर भी हम बताते हैं, देखिएगा थोड़ा बच्चे सभी कोई हेडिंग लिख लिए ना, द इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे करते हैं देखो, the income statement the income statement the income statement under absorption cost, the income statement under absorption cost। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो सामान आप बेचोगे सेल्स रेवेन्यू होगा, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू मीन्स यहां पर फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सेल्स रेवेन्यू मीन्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पर तो और भी दिया हुआ है, यहाँ पर बच्चे देखना थोड़ा ध्यान से कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसमें यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से हम लोग लेस कर देना है, क्या करना है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस वेरिएबल एंड मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इसमें से माइनस कर देंगे। ये कितना आएगा, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे किसको, तो ये आपको आ जाएगा ग्रॉस मार्जिन, यानी जिसको वो ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, ग्रॉस मार्जिन। और इस ग्रॉस मार्जिन में से लेस कर देना है वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, माइनस कर देना जितना आएगा, फिर इसमें से माइनस करना है लेस फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेस फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये लेस कर देना, ये जो आएगा इसी को कहेंगे ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम ऐसे नोट कर लीजिए। इस तरह से फॉर्मूला बना करके लिख लीजिए सही बच्चे।
नोट हो जा सुन रहा हूं तो बताइएगा सही बच्चे। सॉरी, नोट कर लिए? ये सर हो गया। हेलो बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। पूजा नोट कर लिए? यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखिए द इनकम स्टेटमेंट। द इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन की जगह वेरिएबल लिख दीजिए। अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग, तो सबसे फर्स्ट इसमें लिखेंगे बच्चे हम लोग अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, under variable costing will calculate a manufacturing contribution margin। तो सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर डिडक्ट कर देते हैं तो यही आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और फिर उसमें से वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसे लिखेंगे, पहले लिखिए सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, इसमें से लेस करेंगे सेल्स रेवेन्यू लेस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस कर देना है। तो ये डेटा जो आपके पास में अवेलेबल होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और इसमें से लेस कर देना है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आएगा उसमें से माइनस कर देना है वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको माइनस कर देना है। तो इस तरह से जो डेटा आ जाएगा इसको कहेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस कर देना है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसको माइनस कर देंगे जितना आएगा, फिर इसमें से लेस करना है
fixed non मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये जो आ जाएगा ये होगा ऑपरेटिंग इनकम। दैट्स ऑल। नोट कीजिए से बच्चे। बच्चे नोट कर लिए? हेलो, आयुषी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सही कोई। पूजा नोट कर लिए? यस सर। बस इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। देखो ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है तो उसके साथ देखते हुए कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट निकलता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाते हैं, अरे ईख से बनाते हैं ना जी, ईख का नाम सुने हो ना? यस सर। या कपास से रुई बनाते हैं, रुई में तो धागा बनता है तब ना कपड़ा बनता है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट होते हैं, जब ये कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जैसे आपको कलर पेंट सब बनाता है, कलर में भी ये होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। देखिए तो सही बच्चे, मीनिंग ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। लिख लिए मीनिंग ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। there are some industry where two or more
Sir, there are some industries. Where two or more product come out of a single raw material. Single raw material, which is equally important These are referred to as a joint product. Sir, क्या these are refer? As a joint product. देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज नोट करवाए हैं कि कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको आप परचेज करते हो और उससे दो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है और दोनों का इंपोर्टेंट बराबर है, 2, 4, 5, 10 जितना भी आप कहिए। तो जब सबका इंपोर्टेंट अलग अलग होगा बच्चे, तो उस दो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल तो सेम ही था। तो ये इस तरह का जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। एक आप लोग के ग्रुप में बच्चे हम सेंड कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे इसको। देखिए तो ग्रुप में देखिए बच्चे आप लोग, बस इसी को पढ़ना है। इसके बाद ये यूनिट आप लोग का क्या हो गया, कंप्लीट। एक प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब भी यही होता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब यही क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग कि जब कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई एक प्रोसेस में वो कंप्लीट ना हो करके कई प्रोसेस से हो करके उसको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है, तब जाकर के लास्ट प्रोसेस में वो क्या होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट कहलाते हैं। पूजा सिन्हा, ओके। तो इसको सही बच्चे स्टडी करेंगे बढ़िया से। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.